नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की, उन सभी किताबों के बारे में जो हम एक-एक कक्षा वाइज और एक-एक पुस्तक को ध्यान में रखते हुए हम उन सभी के एक-एक प्रत्येक पाठ के अध्ययन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 6 की जो पुस्तक है हमारे अतीत, उसका भाग नंबर फर्स्ट और उसका जो पाठ है पहला, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो क्या, कब, कहाँ और कैसे, इन सभी पाठों में जो मुख्य मुख्य बिंदु है उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है, लोग कहाँ रहते थे, यानी कि प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा मध्य प्रदेश, कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। वह कुशल संग्राहक थे, भोजन जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ पाक अफगानिस्तान सीमा से ये लगती है और इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को अपनाया आरंभ कर दिया था। भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पालतू जो पशु हैं, इनको यह पाला करते थे और गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, गारो असम विंध्य पहाड़ियों व मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल जो विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। सिंधु व सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले व गंगा तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। गंगा व शोभ नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। देश का नाम किस प्रकार पड़ा था, तो देखो, इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनानियों जो वासियों ने सिंधु को इंडोस व हिंडोस दो इंडोस व हिंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत का नाम यानी कि जो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जानें, तो पांडुलिपि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी। ताड़ के पत्तों व भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार व राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषाओं में लिखी है। प्राकृत भाषा से तात्पर्य आम लोगों की भाषा, जैसे जिस भी स्थान पर लोग रहते थे उनकी आम जो भाषा है उनको हम प्राकृत भाषा के रूप में जानते हैं। अभिलेख, अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। ये कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पुरातत्वविद ये व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र और मूर्तियां इत्यादि। इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ बीसी से तात्पर्य है बिफोर क्रास्ट, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। एडी से तात्पर्य एनो डोमिनी, ईसवी से तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो कि 4700 वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। गंगा घाटी के नगर जो कि मगध के आसपास के बारे में बात करते हैं तो ये 2500 वर्ष पूर्व के माने जाते हैं।
हमारा पाठ है कक्षा 6 एनसीईआरटी हमारे अतीत का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक नगर के बारे में बात करते हैं कि आखिर तक खाद्य संग्राहक यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजार करने की विधि के आधार पर दिया गया है। भोजन जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने, पौधों और पत्तियाँ, अंडे इत्यादि। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। चारा की तलाश में ये या जानवरों का शिकार करते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों व हड्डियों के औजार बनाए थे। पुरास्थल के बारे में बात करते हैं तो उस स्थान को पुरास्थल कहा जाता है जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहां लोग रहते थे। नर्मदा घाटी के पास स्थित है। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भुनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे। वह हिरण, बार, हंसिका, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य बुर्ज होम जो कि कश्मीर में मिला है, यहाँ से साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है जो कि यहाँ से साक्ष्य मिला है। चिरांद बिहार में है, यहाँ से साक्ष्य मिला है। कोल्डी हवा जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से साक्ष्य मिला है। दाओजली जो कि असम में है, यहाँ से साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। बुर्ज होम जो कि वर्तमान में कश्मीर में है, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्दवास कहा जाता है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्रों के स्थान या फिर स्थल सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई थी, यानी कि कब्र के साथ साथ उससे संबंधित जो भी सामान है उन सभी को वहाँ पे दफनाया जाता था। पुरा पाषाण, यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। पुरा पाषाण काल जो कि लगभग जो 20 लाख से 12,000 आरंभिक काल को कहते हैं, और मध्य पाषाण काल जो कि 12,000 से 10,000, इस काल का पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। और नवपाषाण काल जो कि 10,000 साल पहले अगले युग की शुरुआत यहाँ तक होती है। एनसीईआरटी कक्षा 6 हमारे अतीत पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है आरंभिक नगर। हड़प्पा की कहानी लगभग 150 साल यानी कि 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई।
यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। हड़प्पा नगरों की विशेषता। इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। नगर दुर्ग, यह पश्चिम भाग था और ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। निचला नगर, यह पूरी भाग था और यह नीचे हिस्से पर बना था और यह बड़ा भाग था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो, इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चौकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार संग्रह भी मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों के ढके हुए नाले जल निकास प्रणाली काफी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपिक, कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे, औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने व बर्तन, बांट, चर्ड पत्थर, मनके, कार्निलियन पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। फेयंस, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ फेयंस कहलाता था। आगे हम बात करते हैं कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पाद करते हैं। मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कच्चे माल का आयात तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक, टीन व ईरान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। भोजन, हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धन, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे तथा बेर को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। धोलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, खदीर बेट के किनारे बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते थे या फिर किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षर का पत्थर खुदाया गया है। लोथल, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। यह शंख, मोहरे व मुद्रांकन व मोहरबंदी भंडार गृह मिले हैं। सभ्यता के अंत के कारण नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश और बाढ़ आ गई। चरागाह समाप्त हो गए, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, युद्ध इत्यादि। CRT कक्षा 6 हमारे अतीत
पाठ नंबर 4। क्या बताती है किताबें और खबरें? प्राचीन ग्रंथ। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास ने किया था। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हम जानते हैं। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त व 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत। इसमें 3 देवताएं महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। पौधा एक भुर्ज वृक्ष जो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में मवेशियों, जो खासकर पुत्रों और घोड़ों को की प्राप्ति, रथ खींचने व लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे व्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना का बस एक प्रकार जिक्र मिलता है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। लोगों के लिए शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे और समाज में पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, यह यज्ञ व अनुष्ठान करते थे। राजा, यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे। ये न महल में रहते थे, न राजधानियों में, न ही सेना रखते थे, न ही सेना रखकर वसूलते थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने शासक नहीं बनता था। जनता व पूरे समाज के लिए जन, इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द था विष, जिसका वैश्य शब्द निकलता है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, वे खुद को आर्य कहते थे और विरोधियों को दास व दस्यु कहते थे। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था: यज्ञ और अनुष्ठान, वैश्य, व्यापारियों, क्षत्रिय, सेना, शूद्र व दास। महापाषाण के बारे में बात करते हैं तो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल। महापाषाण काल 3000 वर्ष पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। इनाम गांव 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहाय नदी घोड़ा के किनारे एक जगह है। यह वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का जो बर्तन सबके पास रखते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियां मिली: गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरण, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक हमारे अतीत का पाठ नंबर 5, राजा, राज्य या फिर राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य।
3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शासक 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे और जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, जो जन के बसने की जगह है उसको क्या कहते हैं हम? जनपद। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में रख घोड़ों को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो अश्व यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। यह पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। वर्ण, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण से तात्पर्य वेदों का अध्ययन या अध्यापन और यज्ञ करना, क्षत्रिय युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, वैश्य कृषक, पशुपालक और व्यापारी, शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना वह शूद्रों का कार्य था। जनपद, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन में बसने की जगह। महायज्ञों को करने वाले राजा अब राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। कुछ जनपद: दिल्ली, पुराना किला, उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, एटा, अंतरजी खेड़ा। महाजनपद के बारे में बात करते हैं। 2500 साल पहले कुछ कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूल करने लगे। अधिकांश जो लोग हैं कृषक ही थे। प्राय फसल का उपज 1/6 हिस्सा कर लेते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अखेटकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रहे जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध, लगभग 2 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा व सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को
पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम लगाया जाता था। मगध, बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। अजात शत्रु राजघरे में स्तूप का निर्माण करवाया। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। बिहार में राजघर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज पाटन में पड़ता है, को राजधानी बनाया था। बज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गण संघ की थी। इन गण संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। वे सभी राजा होते थे। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, जो विश्व विजय करना चाहता था, वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक हमारे अतीत का पाठ 6। नए प्रश्न, नए विचार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। वह जन्म स्थान 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कुल शाक के प्रथम उपदेशक कुशीनगर, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, 35 वर्ष में इनको हुई थी। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। ज्ञान प्राप्ति, बुजुर्ग, बीमार, मृत व साधु, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर से सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष की आयु बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश कौंडिन्य व उनके साथियों को, जो कि 5 जने थे, उन सभी को दिया। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत से तात्पर्य आम जनता की भाषा में दी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति बताते हैं। सारनाथ में स्तूप का निर्माण करवाया। प्रमुख शिक्षा, जीवन कष्टों व दुखों से भरा है और यह इच्छा लालसा के कारण होता है। इस लालसा को उन्हें तृष्णा कहा। इसका समाधान आत्मसमय है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बौद्ध ग्रंथ, विनय पिटक जीवन की घटनाएं, सुत पिटक संघ के नियम और अभिहम पिटक या फिर अभिधम पिटक, जो कि आध्यात्मिक विचार से संबंधित है। उपनिषद, उत्तर वैदिक ग्रंथ तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यह बातचीत का संकलय है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों, चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद की खोज में ढूंढे गए उत्तर हैं। जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है विजेता होना। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता था, वहां हुआ। उन्होंने जंबी ग्राम में प्रथम उपदेश राजघर में दिया था। जीवन का अंत 468 ईसा पूर्व में हुआ था। पावापुरी राजघर बचपन का नाम था। वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। 24वें महावीर जैन यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया।
इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। त्रिरत्न सम्यक सम्यक जो ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जैन, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म की शिक्षा है अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताने, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। कई शताब्दियों तक इनकी शिक्षाएं मौखिक रही, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं को के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापार, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। बिहार, जैन बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था, इसलिए उन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए। बिहार दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इनमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आते थे और उसके बदले में उन्हें उपदेश दिया जाता था। आश्रम व्यवस्था, जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैले रहे थे तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम अर्थात जीवन के चरण, ब्रह्मचार्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताए तथा वेदों का अध्ययन करे। गृहस्थ, विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में जंगल में रहकर साधना करना वानप्रस्थ कहलाता था। संन्यास, सब त्याग करके सन्यासी बन जाना सन्यासी कहलाता था। NCERT कक्षा 6 की पुस्तक हमारे अतीत का पाठ नंबर 7। पाठ का नाम है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की इस साम्राज्य में तथा चंद्रगुप्त के मंत्री थे। चाणक्य की ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहते थे। गांव में किसान पशुपालक थे। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके जंगलों में संग्रहण और शिकार करके जीविका चलाते थे। मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया था जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में जानकारी मिलती है। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उसके बाद उज्जैन और तक्षशिला रही थी। प्रशासन, साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र इसके आसपास के इलाकों का या फिर इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ गांवों व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापार से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तक्षशिला, उज्जैन, छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था तथा इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था। वहां से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम से कंबल, दक्षिणी भारत में से सोने, कीमती पत्थरे। अशोक सम्राट, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
वह ऐसे शासक जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने या फिर अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा व खून खराबा को देखकर उन्हें युद्ध वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों का प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस और श्रीलंका में भी राजदूत भेजे थे। एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का पाठ नंबर 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। बिंदु नंबर पहला, लोहे के औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल है। कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब, वस्त्रिम जलाशय बनाए गए। गांव में कौन कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों, जो वेल्ला कहलाते थे, साधारण हलवाहों का, उणवारों और भूमिहीन मजदूर, दास, कड़ेशियार और आदिमाई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में ग्राम भोजक। ग्राम का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। अपनी जमीन पर दास मजदूरों से काम लेता था। यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता। यह कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम कर लेता था। स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजक को या फिर ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इन में ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। दास या कर्मकार। इनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। यह दूसरों की जमीन पर कार्य करते थे। कुछ लोहार, खुमार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार और कुछ दास कर्मकार भी थे। संगम साहित्य। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। आहत सिक्के। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले थे। चांदी व तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों के आहत बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। नगर। अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र
भी रहा है। शिल्प व शिल्पकार। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के ऊपरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, मेल का वितरण करना, सॉरी माल का वितरण करना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु जो पुडुचेरी में है, ये 2200 साल से 1900 साल पहले एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों के सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसी तरल जो चीजें हैं रखी जा सकती थी। ERT कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का पाठ नंबर 9, व्यापार, राज्य और तीर्थयात्री। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च व कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि वे ऐसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। रोम में व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्री के किनारे चलते, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। समुद्री तटों से लगे थे। राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। संगम मुवेंदार। तमिल शब्द जिसका अर्थ तीन मुखिया, चोल, चेर व पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन सब के दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सों को और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या केवेरीपट्टनी नम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित क्रय के बजाय उपहारों की मांग करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातवाहनी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हो गया था। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। चीनी यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम कपड़े भेजते थे। 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण प्रमुख थे।
बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 19 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष व अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म में महायान का विकास। पहला मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति निर्वाण प्राप्ति के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांस्कृतिक या फिर सांस्कारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैली गई है। दक्षिणी पूर्वी की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला गया है। तीर्थ यात्रा। भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रा फासियन काफी प्रसिद्ध है। कौन? फासियन। 1600 साल पहले हैंसोंग जो 14 साल पहले भारत आया था, और उसके बाद सिंगी जो 50 साल पहले आया था। भक्ति की शुरुआत। देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ जिससे हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का पाठ नंबर 10 नए साम्राज्य और राज्य। प्रशस्तियां। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन भी था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के बारे में कवि मंत्री रहे हरिसेन ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि ने भरपूर प्रशंसा की है। हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियां। आर्यवर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्यों में शामिल कर लिया। दक्षिणापथ के बाहर 12 जो शासक आते हैं, इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त को सामने समर्पण कर दिया, और इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी के कई गण और संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। उनकी मां कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन व हर्षचरित्र। 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री हैंसोंग हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां से कुछ देखा, उसका विस्तृत वर्णन किया। थानेश्वर के राजा बने मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में भी सफलता मिली थी।
दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चाणक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पालवों का राज्य राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों को या वह क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चाणक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चाणक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चाणक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चाणक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? प्रशासन की प्रथम इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों का कार्य करता था। वहां के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्ति का बहुत बोला बाला था। एक नए प्रकार की सेना सामंत भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना व घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण स्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़ विभिन्न काम, सड़क निर्माण, सनीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। नगरम है व्यापारियों के संगठन का नाम था और संभवतः इन सभाओं पर धनी व शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। कालिदास की अभिज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का पाठ नंबर 11 है। इमारतें, चित्र तथा किताबें। लोहा स्तंभ। महारौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोहा स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर व वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ईंट और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के होते थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। डिब्बों में बुद्ध व उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दाढ़ी, हड्डी, राख, उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई भी चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। इसी धातु मंजूषा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद के कल में उस गुंबद नुमा ढांचे की तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिण पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था। मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था।
जहाँ मुख्य देवी और देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। पुरोहित भक्त पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर ये काफी प्रसिद्ध है। स्तूप मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? पहला, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट व तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों व फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। मुश्किल सबसे तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की थी। पुरानी कहानियां। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। दो संस्कृत महाकाव्य भारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि को माने जाते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय यम नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। शून्य। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया। आयुर्वेद। प्राचीन भारत का आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक संहिता औषधि शास्त्र प्रथम द्वितीय शताब्दी में ये लिखी गई थी। सुश्रुत संहिता व शल्य चिकित्सा जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। तो दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत कंप्लीट